नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बनारस यानी काशी से हमारे इस खास पेशकश किस्सा कुर्सी का सीएम कॉन में आपका स्वागत है। काशी बनारस एक ऐसा शहर जिसे कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना बसा हुआ शहर, ईसा से भी 2000 साल पहले। आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना ये शहर है। और जो काशी नहीं आया, मेरे ख्याल से उसने दुनिया में कुछ भी महसूस नहीं किया। इसीलिए कहते हैं सुबह बनारस, शाम अवध और शब मालवा। मालवा वो जगह जहां से मैं आता हूं और सुबह बनारस की मैंने कईयों देखी है। इसलिए जिंदगी में खुशी भी है कि बनारस की इन गलियों में, बनारस की इन सड़कों पर क्या विकास की गंगा बह रही है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और 2014 में जब वो चुनाव में आए थे, तब उन्होंने कहा था मुझे मां गंगा ने बुलाया है। आज अब दूसरी परीक्षा एनडीए सरकार के सामने है, वो है 2017 का विधानसभा चुनाव। क्या होगा इन चुनाव में? बनारस का क्या होगा, जिसके आसपास कुल 8 सीटें हैं। 8 सीटों पर सभी पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा दबाव भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा, एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी कि कैसे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्या पुराना जादू बरकरार है, जिसमें लाखों की ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री जी ने यहां से हासिल की थी। इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ है काशी की शानदार जनता, क्योंकि जब तक काशी की जनता से बात ना की जाए, इसका मतलब आपकी बात अधूरी है, बहस अधूरी है। दुनिया का कोई भी बहस तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसमें काशी की चाय का पुट ना हो। तो इस जनता के लिए एक बार जोरदार तालियां। परिचय कराता हूं मैं आपका। गठबंधन से 2 लोग हैं हमारे साथ, दोनों को बुलाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। समाजवादी पार्टी से मेरे साथ हैं गणेश यादव जी। गणेश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शंकर गिरी जी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस में रहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से हैं कमलाकर त्रिपाठी जी। इंतजार हो रहा है मदन मौर्य साहब का, जो कि बहुजन समाज पार्टी से है। शंकर जी, सबसे पहला मौका आपका। पिछले 2.25 साल के अंदर काशी की सूरत कितनी बदली? दीपक जी, स्वाभाविक रूप से काशी की जनता आपके बीच में है। 60 वर्षों तक हमारी सरकारें नहीं थी, बीच में एक बार अटल जी की आई थी, और 3.25 वर्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बनारस को दिया है, 26,000 करोड़ रुपया बनारस में विकास के लिए आया है। और वो 26,000 करोड़ रुपया, और वो धीरे धीरे काम चालू भी है। आपने देखा होगा काशी की गलियों में जब आप घूमेंगे शहरों में, तो भूमिगत पाइपलाइन पड़ रही है बिजली की, कि बनारस में जो फिजूल खर्ची तार दिखलाई देते हैं, जो गंदगी दिखलाई जाती है, उसको हम दूर कर रहे हैं। काशी को स्वच्छ बनाने के लिए हमेशा हम संकल्प लेते हैं कि स्वच्छ और सुंदर काशी बने। बनारस की चर्चित डॉक्टर रितु जी, उनको हम लोगों ने उनको मॉडल बनाया है। उनके माध्यम से भी हम जनता के बीच में यह आह्वान करते हैं कि आप काशी को स्वच्छ रखिए, सुंदर रखिए। दूसरी बात, आप हमारा मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन जाके देख लीजिए। मेरा दावा है कि भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन मड़ुआडीह बनने जा रहा है, और अभी 75% वो बन चुका। आप कैंट को देख लीजिए। आज तक किसी सरकार ने सैनिकों से रक्षा विभाग से बात नहीं किया था। हमारे प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री से खुद बात किया, और स्थिति ये निकली, पीएनयू क्लब के बगल का जो रक्षा मंत्रालय की जमीन, वो जमीन रेलवे को मिल चुकी है, और उस पर काम शुरू होने जा रहा है। बाबतपुर एयरपोर्ट आप देख लीजिए, काशी का रेलवे स्टेशन बाबतपुर रेलवे स्टेशन को मात देने जा रहा है, इतना सुंदर बनने वाला। मां गंगा ने बुलाया है, स्वाभाविक। 6 वाटर पार्किंग जो फुहारे की तरह अंदर से चलता है, जो गंगा के पानी को साफ करता है। नैनीताल में हमने देखा होगा, केवल एक वो वाटर पार्क पूरे नैनीताल के झील को साफ करता है, और उसी झील के पानी को नैनीताल के व्यक्ति पीते हैं। हमने बनारस में 80 से लेकर राजघाट तक 6 बनाए। 84 घाट पर आप अगर जाके देखिए, मोदी जी के आने के पहले और मोदी जी के बाद में आपको घाट बदला हुआ नजर आएगा। आज पूरे विश्व में 80 घाट को लोग याद करते हैं। 80 घाट को हम लोग जानते तो जरूर थे, लेकिन देखे नहीं थे, पहचानते नहीं थे। आज उस 80 घाट पर लोग तीर्थ की तरह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चे, मतलब एकदम सुबह और शाम पिकनिक का नजारा होता है मां गंगा के आंचल में। मतलब ये 80 घाट माननीय नरेंद्र मोदी ने खुद नहीं किया,
काशी के लोगों के प्यार और सम्मान से, काशी की जनता के प्यार से और जनता के साथ उसको 80 बनाया। इस तरीके से बहुत अनेक उदाहरण है दीपक भाई। अगर बनारस का गिना जाए कि मोदी ने 3.25 साल में क्या किया, मोदी वह व्यक्ति है जो विकास चाहता है। और एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। 15 साल पूर्व आदरणीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मां गंगा के ऊपर उन्होंने पुल बनाने का प्रतिज्ञा किया, शिलान्यास किया, सामने घाट से रामनगर तक। और 15 साल हो गए। 5 साल वो मुख्यमंत्री थे, 5 साल मायावती जी थी, 5 साल मुलायम सिंह जी थे और वह 3 किलोमीटर मां गंगा पर पुल नहीं बन पाया। और कचहरी से लेकर बाबतपुर एयरपोर्ट तक 24 किलोमीटर फ्लाईओवर हमने जो बनाने के लिए साल भर पहले चालू किया, 10 किलोमीटर बन के तैयार हो गया है मात्र 1 साल के अंदर। गणेश यादव जी, इतने सारे दावे विकास के, हकीकत क्या है? काशी की जनता, बैठी हुई जनता, नहीं, वो ताली भी बजा रही है जनता। मैं शंकर गिरी जी की बात सुनकर ताली भी बजा रही है। जी मैं वही बात बताने जा रहा हूं आपकी। काशी की जनता विकास के कार्यों को देख रही होगी कि आज जब अभी इससे पिछले भी जितने भी एमपी यहां से हुआ करते थे वो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया और 2.5 साल, आज 2.5 साल मुख्यमंत्री जी को 3 साल होने जा रहा है। काशी की जो स्थिति है वो काशी की जनता जानती होगी कि चलने पर सड़कों पर लोगों को दमा और अस्थमा का मरीज होना पड़ रहा है। और स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। आज स्वच्छता अभियान को देख लीजिए जाकर के, क्या स्थिति है सड़कों की। कूड़े 5-5 दिन से बजा रहे हैं सड़कों पर, लोग नाक दम लगा करके सड़कों को पार कर रहे हैं। ये स्वच्छता अभियान का प्रतीक है। विकास की बात करते हैं। आज कानून से जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाएं कांग्रेस की समय की योजनाएं हुए, चाहे वो पुल हो और चाहे बाईपास का रहा हो, वो भी कानून से कांग्रेस की योजनाएं रही हैं। और हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने जो काम किया है वो जनहित का काम किया है। चाहे वो सामाजिक पेंशन की योजना रही है 55 लाख लोगों की, चाहे 8 पुल बनारस में देने का काम किया तो हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। अब अगर देखना है विकास का नमूना देखना है अगर आपको, तो बौना है। गंगा ने बुलाया था, मेरे मुख्यमंत्री ने अभी तक नहीं आया है बनारस पर, लेकिन बौना का उसका प्रतीक देखना है कि बौना के घाटों को देखने का आप काम करें, आपको उसका प्रतीक। नहीं, मुझे तो यही बताया कि चचा भतीजा की लड़ाई में वरुणा का पुल वरुणा का ही रह गया, बन ही नहीं पाया, वो बन नहीं, अधूरा है। नहीं, आप ये बताइए कि शिवपाल जी और अखिलेश के झगड़े के चलते पीडब्ल्यूडी को बाकी पैसे ही नहीं मिले। दीपक जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बौना को जाकर देख लें, पढ़ना कॉरिडोर को देख लें। शायद आपको साबरमती से अच्छा न दिखाई देगा तो मैं आपसे इस बात को छोड़कर चला जाऊंगा। आप देखने का काम करें बौना को, आपको माननीय मुख्यमंत्री की सोच आपको दिखाई देगी। हमने जनहित का काम किया है। 108 की योजना हो वो हमने गांव तक पहुंचाई है, गरीब लोगों को हमने उसको लाभ देने का काम किया है। माँ 102 का हमने अपने माताओं की सेवा करने का काम किया है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं। 1090 के माध्यम से हमने क्या नाम से महिलाओं को जो सशक्तिकरण पर किया है, नारी की सुरक्षा देने की बात किया है। हमने जो भी योजनाएं मुख्यमंत्री बनाया है वो जनता के पहुंचाने का काम किया है, हवाई करने का काम नहीं किया है। बनारस में जो विकास दिखाई दे रहा है आप घूम लेंगे। आप अभी कह रहे थे विकास दिखाई नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं विकास दिखाई दे रहा है। एक बात तो तय कर लीजिए, एक बात तय कर लीजिए। मैं आपकी बात करने जा रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि विकास दिखाई दे रहा है, आप सड़कों पर घूम लेंगे तो आपको मैं घूमूंगा, बिल्कुल घुमाऊंगा। हकीकत होगा कि केवल काम करने से नहीं होगा, काम जो करता है वो काम बोलता है। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे समाजवादी पार्टी, चलिए काम बोलता है, सवाल ये है कि किसका काम बोल रहा है और किसका काम नहीं बोल रहा है। कांग्रेस के पास चलूं उससे पहले मैं मदन जी का परिचय करा दूं। मदन मौर्य बीएसपी के हैं, अभी अभी हमारे साथ आए हैं। क्या बात है मदन जी, आज बीएसपी का हाथी धीमा चल रहा है? नहीं सर, हाथी बहुत तेज चल रहा है। उसके सारथी लोग जो है उसके पीछे दिल्ली लखनऊ पहुंचाने के लिए प्रयासरत, इसलिए थोड़ा लेट हो गया आने में। अच्छा, लखनऊ पहुंचने में भी लेट हो जाएंगे। लेट तो नहीं होंगे? नहीं, हम हुए हैं लेट। शपथ कोई दूसरा ले गया, हाथी आगे निकल गया है, हम यहाँ पे रुक गए हैं ना। लोग कहते हैं हाथी तो निकल जाता है, उसकी पूंछ अटक जाती है। नहीं सर, पूंछ अपने आप निकल जाती है। अरे कैसे निकलेगी? निकल बाद जाती में है तो पूंछ ही निकलेगी ना।
सर वो जब उतना बड़ा हाथी निकल गया तो पूछ बहुत छोटी है, वो तो अपने आप बनारस की जनता निकाल देगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपकी इतनी बड़ी नेशनल पार्टी है, 100 साल से पुरानी आपकी पार्टी है, आपको समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी, जिसको आप जातिवादी कहते थे, जिसको आप अपराधियों की पार्टी कहते थे, जिसको आप कहते थे कि अपराधियों का राजनीतिकरण इन्होंने कर दिया, इसके पिछलग्गू बनना पड़ गया और अपराधी भी हो गए। 125 साल ओल्ड पुरानी पार्टी, ऐसा क्यों? देखिए दीपक जी, गठबंधन आज के दौर में बहुत आम है। इसमें 125 साल और पिछले 30 साल का कोई मतलब नहीं है। मतलब तो है सर, नहीं, इसलिए घर नहीं है। कमजोर होता है तभी पड़ोसी के घर दिया जाता है कि भैया आधा कटोरी चीनी दे देना। नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी ट्रांजिट फेस होता है, संक्रमण काल के दौर में अतिवादी शक्तियां हावी हो जाती हैं, और यही हुआ। पिछले 27 सालों से जो यूपी में डिरेलमेंट था विकास का, वो इसी कारण से था क्योंकि जो अतिवादी शक्तियां थीं वो हावी हो गई थी। उन्होंने समाज में विघटन पैदा करके और सत्ता हासिल की, चाहे धर्म के नाम पे की हो या संप्रदाय के नाम पे की हो। और जो अभी आप बात कर रहे थे दीपक जी, अखिलेश यादव जी ने अगर मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को निकाला, अतीक अहमद जैसे लोगों को टिकट नहीं दिया, तो ये शो करता है, उनका गुड इंटेंशन शो करता है कि वो अपनी पार्टी में गलत लोगों को नहीं पसंद करते। और उस मुख्तार अंसारी, उस बाहुबली को माननीय दलित की बेटी के नाम पर जो आजकल दौलत की बेटी हो गई है मायावती जी, उन्होंने उनको गलबहिया दी है। और लेकिन ऐसे लोगों को भी मंत्रिमंडल से निकालते और रखते रहते हैं जिनके ऊपर हत्या पे हत्या का केस लगता जाता है। मौर्य जी, आपने बोल लिया, जरा सुनने की भी वो रखिए। दीपक जी, प्रधानमंत्री जी की जो अभी इतने बड़े बड़े बात कर रहे थे, ये कोरे जुमले हैं। दो लाइनें कहना चाहूंगा, सुन लीजिए बनारस की जनता की ओर से। 56 इंच का सीना है, झूठ बोल के जीना है। जब झूठ ही बोलना है उन्हें, तो करना क्या है? बनारस में उन्होंने कुछ किया है? न करने का इंटेंशन रखते हैं। उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि कल्याण सिंह जी का शासन जैसा शासन, वो कल्याण सिंह जिनके समय में 2 चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। एक चीफ मिनिस्टर लखनऊ की एक छोटी सी सभासद हुआ करती थी जो पूरा उत्तर प्रदेश चलाया करती थी। व्यक्तिगत नहीं, वो देखिए व्यक्तिगत नहीं, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। चलिए यहाँ से सवाल वो बात कर रहे हैं। क्या सवाल है? मैं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि काम बोलता है, सभी अधूरे कार्यों का जो है उद्घाटन करते हैं, कहते हैं काम बोलता है। वल्लभा कॉरिडोर पहला उदाहरण है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका मंत्री बलात्कार करता है और सुप्रीम कोर्ट को FIR कराने के लिए मजबूर करना पड़ता है, ये आपकी सरकार में काम बोलता है? बताइए, क्या ये काम बोलता है गणेश यादव जी? क्या आपके मंत्री गायत्री प्रजापति के ऊपर FIR सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यही अखिलेश यादव का काम बोलता है का स्लोगन है? हम माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो है अपराध के खिलाफ, आप उत्तर प्रदेश अपराधियों के साथ नहीं, एकदम हमारे एक कदम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान है। उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान, हमारे उच्च न्यायालय का सम्मान है। FIR होने में हमारे मुख्यमंत्री ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। कानून अपना कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ गया, उसके बाद कौन मुख्यमंत्री कर सकता है? तो हम कहाँ रोक रहे हैं? कानून जो कार्रवाई करेगा उस पर जो कार्रवाई आगे होगी, अगर उसको मुख्यमंत्री रहेंगे तो उसके ऊपर जो कार्रवाई हम करने के तैयार है। नहीं, सवाल ये है कि ये कैसे लोग हैं जो मंत्रिमंडल में जाते थे, आते थे और कहते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि पूरे परिवार की जेब वही भरते थे, अकेले गायत्री प्रजापति। खनन से उन्होंने रेती लूट ली उत्तर प्रदेश की। राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, जब तक उसका सिद्ध न हो जाए तब तक कोई, ये कानून का मानना है, तब तक वो कोई कानून से अपराधी नहीं माना जाएगा। कानून बस सिद्ध होना चाहिए। एक मिनट, बात करें, आपके पास भी आऊंगा, चिंता न करें, मैं उनके पास क्या आपके पास भी आऊंगा, चिंता न करें। हम बता रहे ना, अभी जो है ऐसा नहीं है कि कोई छूता हो। हमारे कार्रवाई होगी तो निश्चित हमारे मुख्यमंत्री उसके कटिबद्ध है, अपराध के खिलाफ है। अपराधियों के को उन्होंने कोई प्रश्रय नहीं दिया है, अपराधियों को पार्टी से निकाल के बाहर रहने का काम किया है। इससे बड़ा कोई उदाहरण समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बीच बीच में बोलेंगे तो क्या होगा कि देश को जो आपकी आवाज सुनने को मिल रही है और यहाँ से जो आवाज जा रही है, दोनों रुक जाएगी। आप बोलिए। बीजेपी का भी पदाधिकारी IAS एजेंट बन के जो है
कितना गलत काम किया, बीजेपी ने क्या एक्शन किया उस पर? बताइए। मध्य प्रदेश का मामला, आईएसआई के कनेक्शन वाला बीजेपी का एक कार्यकर्ता पकड़ा गया, इस पर जवाब दीजिए शंकर दीपक जी, ऑनलाइन इस बार हमारी सदस्यता हुई थी, उसमें सपा वाले भी चाहते तो बटन दबा के भाजपा का सदस्य बन सकते थे। आईएसआई का एक एजेंट हमारा सदस्य बना और हमने उसको जेल भेज दिया, हमने तत्काल जेल भेजा। और गायत्री प्रसाद जी तो कभी आते थे, कभी जाते थे, कभी मुलायम सिंह आते थे, कभी अखिलेश आते थे, और अभी तक वो जेल नहीं गए। समाजवादी बात करेंगे, 27 साल यूपी बिहार, आप गले मिल, हमारी सरकार नहीं है। 27 साल यूपी बिहार, आज गले मिल रहा है। इस समय अपना झगड़ा है, आयोग का नहीं हुआ, समाजवादी का होगा। आयोग गुजरात में मोदी फैन क्लब चलाने वाला सेक्स रैकेट चलाता है। एक मिनट, जो केंद्रीय आप जिसके भी सपोर्टर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया ये ना करें। मतलब आप शो खराब करेंगे, शहर का नाम खराब होगा। मैं तो 2 मिनट में बंद करके चले जाऊंगा। बात करना है, आप आराम से बाहर निकलिए, जितनी बात करना है और रात भर कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दीपक जी, बालियान के ऊपर रेप का मुकदमा है, लेकिन इनके उसमें मंत्री हैं, तो ये सुचिता की बात न करें। इनके यहाँ व्यापक घोटाले होते हैं, तमाम आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और मोदी जी ने जो कहा है, कांग्रेस से ज्यादा नहीं, नहीं कांग्रेस से ज्यादा नहीं। और इसी भ्रष्टाचार के लिए 2014 में, इन्होंने 2014 में आप 250 से 44 सीटों पर आ गए, भूलिए मत। सजा दी आपको, वो तो भरमा दिया। जब माँ सीता उस स्वर्ण मृग में भ्रमित हो गई, जो होते नहीं, उसी तरह से ये स्वर्ण मृग बन के टहले और लोगों को 2 करोड़ नौकरियों की बात की, सुनहरी चिड़िया बनाने की बात की, और किया क्या? नोटबंदी करके जो है वो पूरे देश की इकोनॉमी पे, पूरी रीढ़ पर आघात किया। चलिए नोटबंदी की बात करते हैं। ये हमारे व्यापारी संघ के भाई साहब ने मुझे बताया आप व्यापारी संघ से जुड़े हुए हैं? मैं अध्यक्ष हूं व्यापार, आप अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के। नोटबंदी की बात उन्होंने की कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे बुनकर लोगों का काम है, छोटे व्यापारियों का काम है, जिनका ज्यादातर काम नगद से होता है। क्या यहाँ का उद्योग व्यापार प्रभावित हुआ? क्या लोगों की नौकरियां गई? देखिए, नौकरी के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये मैं सही बता सकता हूँ आपको कि वाराणसी यहाँ पर आज ये कर रहे हैं, पूर्वांचल के बुनकर, पूर्वांचल के जो भी छोटे तबके के व्यापारी हैं, उनका व्यापार 1 साल पीछे चला गया। नोटबंदी से यहाँ के व्यापारी बहुत परेशान है, और पूरा का पूरा पूर्वांचल, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इसका सर्वे करा लीजिए, पूर्वांचल के सारे व्यापारी नोटबंदी से परेशान है। और आगे इसमें क्या होगा, व्यापारी खुद भी इतने पेशोपेश में है कि आगे हम लोग के साथ क्या हो गया, कुछ हम लोग बता नहीं सकते। 1 साल पीछे चला गया। शंकर गिरी जी, ये बताइए, 1 साल पीछे चला गया। मैं एक व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति की बात कर रहा हूं। मंडल के जो हमारे मित्र हैं, मैं भी व्यापारी नेता रहा हूं, मैं मान सकता हूं कि नोटबंदी से जितना नुकसान हुआ, उससे कई गुना फायदा हुआ। और अगर फायदा ना होता तो महाराष्ट्र में हमारी इतनी बड़ी जीत नहीं होती। ना किसको दिखा? जहां कुछ लोग फायदा दिखा, फायदा बता दे रहा हूं, फायदा बता दे रहा हूं। मिश्रा जी, दीपक भाई, आराम से बात। बनारस में चाइना का आइटम, मित्र मेरे जानते हो कि मैं रेशम कटरा ने कुंज गली, चाइना का सबसे बड़ा व्यापार कुंज गली से चाइना का माना जाता था। लाखों कंटेनर आज भी कलकत्ता बंदरगाह में डंप पड़े हैं। डंप इसलिए पड़े हैं कि नंबर 2 का पैसा है नहीं कि चाइना भेजे, और जब पैसा चाइना पहुंचेगा नहीं तो हम माल उठा नहीं पाएंगे। हमने तो चाइना को इस नोटबंदी से बर्बादी के कगार पर खड़ा करा दिया। जिस चाइना के माल के बारे में बराबर हम कहते थे चाइना का सामान नहीं लेंगे, कोई नहीं बंद करा पाया। केवल एक छोटा सा नोटबंदी आज चाइना को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर कगार पर। चाइना बर्बाद होगा। ये बताइए मुझे, ये बताइए, एक मिनट आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। ये बताइए मुझे, कितने लोग नोटबंदी को लगता है कि नोटबंदी के चलते उनको फायदा हुआ है? हाथ ऊपर करिए। और कितने लोग हैं जिनको लगता है कि नोटबंदी के चलते नुकसान हुआ है? हाथ उठाइए। चलिए डिसाइड आप करिए, लेकिन मैं सबसे पीछे जाऊंगा क्योंकि पीछे की आवाज भी मुझे लेनी। आप इधर आइए, आप आइए। कुछ हमारे साथ विदेशी स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आगे आइए, मेरे माइक्रोफोन का रेंज नहीं आएगा वहां तक। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं।
हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे भाई साहब भाजपा के जो हैं अभी कह रहे थे कि नोटबंदी से जो है फायदा हुआ था, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस परिवार से पूछिए जो लाइन लगा करके और 24 घंटे में वो दम तोड़ दिया वहां पे। कितने ऐसे बंधु थी जो लाइन में लग करके मर गए, क्या प्रधानमंत्री जी उनको लाभ देंगे? कितने बेटियों की शादी पड़ी हुई थी और उनको जब पता चला कि नोटबंदी बंद हो गया है अब वो जाकर के खुदकुशी कर ली, फांसी लगा के मर गए। क्या उनको प्रधानमंत्री के ऊपर 302 का मुकदमा नहीं कायम होना चाहिए? उनकी ये एग्जेजरेट करके बोल रहे हैं, ये एग्जेजरेट करके बोल रहे हैं। ये आपकी राय है? इधर से कोई सवाल, बच्चों से कोई सवाल? आप जी सर, मैं इन डिबेट से, ये जाति और धर्म के डिबेट से थोड़ा डिबेट को सार्थक डिबेट की तरफ ले जाना हमने जाति और धर्म की अभी तक बात ही नहीं की। हाँ, विकास जो है ना, विकास क्या है ये राजनेता समझते नहीं है या करना नहीं चाहते। विकास दो तरह का है, ये किताबी विकास की इतना 1000 करोड़ दे दिया, दूसरा वो विकास जो जमीन की तरफ सच्चे मायने में समाज को परिवर्तित करे। तो आप बताइए, जमीन पे विकास दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, गड्ढे दिख रहे हैं। मैं दूसरा चीज बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि विकास कैसे होगा। शिक्षा पे कितना बजट दिया इन्होंने, स्वास्थ्य के ऊपर कितना बजट दिया, और कृषि के ऊपर। अभी आपने कहा कि बजट में जाए ना, अब आप कह रहे हैं कितना बजट दिया। कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर लीजिए आप क्या कहना चाहते हैं। इधर कोई, हाँ बताइए। 5 साल सरकार यूपी में मुलायम जी की रही है। गरीबों के झोपड़ी में जाके देखिए कितने घरों में भी अंत्योदय, ये 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो वाला राशन, अभी तक ले गरीबों को राशन कार्ड नहीं मिले। ये 5 साल आगे और क्या करेंगे? इनसे ये पूछा जाए, गरीबों का भूख प्यास दुख दर्द दवा इलाज पढ़ाई शिक्षा ये सब कहाँ गया? ये सब पर आप सामने आइए। मतलब ये सवाल समाजवादी पार्टी से? जी, समाजवादी पार्टी, गणेश यादव जी जवाब दीजिए। मैं माननीय को बताना चाहता हूं कि इनका कहना है कि राशन कार्ड तक भी नहीं मिला। एकदम ये ऐसी बात नहीं है। हम निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, यहां तक कि डायलिसिस की सुविधा 1 रुपया में, मान्यवर 1 रुपया में डायलिसिस की सुविधा हम देने का काम कर रहे हैं, वो चालू है। और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी सरकार ने काम किया वो अभूतपूर्व कार्य है। और राशन जो है आप कर, वो आपका हो सकता है कि न राशन कार्ड बना हो, ऐसी बात नहीं है। राशन कार्ड सभी आधार कार्ड के आधार पर आपको राशन कार्ड उपलब्ध कराने का काम किया गया है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट। भाई साहब आपका नाम क्या है? हाँ, कार्तिक जी, आप गणेश यादव जी के पास जाइए, ये आपका राशन कार्ड बनवा के देंगे। ये नेता है, ये नेता दीपक भाई, दीपक भाई, ये नेता है, ये नेता है, नेता है, जनता नहीं है। चलिए एक मुद्दे को हमने पकड़ा। मुझे इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि काशी को क्योटो बनाने की जो बात हुई थी उसका क्या हुआ, क्या होगा आगे काशी का, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना शहर है काशी। इसे बनाया है खुद भगवान शिव ने। कहा यह जाता है कि पूरे ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी ने की, पूरे ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी ने की, लेकिन सिर्फ एक अकेला शहर है हिंदुस्तान में, काशी, जो कि भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर टिका हुआ है। और आज है महाशिवरात्रि, इसलिए बोलिए हर हर महादेव। ब्रेक। से किस्सा कुर्सी का में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से गणेश जी हैं, हमारे पास गिरी साहब है जो कि भारतीय जनता पार्टी से है, मिश्रा जी हैं जो कि कांग्रेस से हैं, और हमारे साथ मौर्य साहब है जो कि बहुजन समाज पार्टी से। आप देख सकते हैं सभी खड़े हुए हैं। हमने किसी को कुर्सी नहीं दी है, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि जनता इनको कुर्सी दे और आप बेहतर उसी आदमी को चुने जो जनता के लिए सबसे बेहतर हो, जो प्रजातंत्र के लिए सबसे बेहतर हो, और जो व्यक्ति इस शहर का, इस देश का सबसे बेहतरी के साथ विकास करे। मैं नेताओं के पास दूसरे राउंड में जाऊं, लेकिन इस स्कूल के अंदर, सनबीम स्कूल के अंदर हम हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आए हैं और अच्छी हिंदी बोलते हैं और चुनाव को समझते भी। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आए हैं और अच्छी हिंदी बोलते हैं और चुनाव को समझते भी हैं। आप बताइए कि आप किस देश से हैं
और आप इन चुनाव के बारे में क्या जानती हैं और क्या जानना चाहती हैं इन तमाम नेताओं से? हम अमेरिका से आए हैं और आप जानती हैं कि बीजेपी के जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मोदी। एंड आपको पता है कि आप कितने साल से यहाँ पर हैं? मोदी। हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन इन बनारस? बनारस एक हफ्ता। हाँ। एक हफ्ता। यू आर अंडर एक्सचेंज प्रोग्राम। हम इंदौर में रहते हैं। हाँ, okay. दिल्ली कॉलेज में। ओके। तो हम दिल्ली कॉलेज में हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ते हैं। मोदी के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे लगते हैं? हैव यू रेड ऑन हिम ऑन इंटरनेट, सोशल नेटवर्क? हाउ व्हाट डू यू फील अबाउट हिम? अच्छा लगा। नोटबंदी अच्छी है, मुझे लगता है कि And Obama and Modi are the best friends. You know that? मुझे ओबामा पसंद है। आपको ओबामा पसंद है? तो आपको मोदी भी पसंद होना चाहिए फिर। हाँ। बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या जानते हैं इलेक्शंस के बारे में, और आप बताइए कि इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम को कितना समझती हैं आप? क्या मैं सवाल पूछ सकती? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल पूछ सकते हैं। उनको? जी बिल्कुल। आप ट्रंप के बारे में क्या सोचते हैं? ये स्टम्प हो जाएंगे सब अगर इनके बारे में, ट्रंप के बारे में हमने बात की। ट्रंप के अलावा और कोई सवाल? मैं ट्रंप का सवाल भी लूंगा। जवाब दीजिए कृपया। जवाब दीजिए कृपया। बताइए कि आप ट्रंप के बारे में क्या सोचते हैं? अमेरिका से सवाल है सीधा, अमेरिका से आया और बनारस में गिरा है। जवाब मिला? जवाब मिला। चलिए आप कोई बता दीजिए ट्रंप के बारे में आप क्या सोचते हैं? कौन बताएगा मुझे? आगे वाली लाइन से बताइए। प्रशांत बताइए, ट्रंप के बारे में क्या सोचते हैं और मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि जो ट्रंप की नीति है वो अमेरिका तक ही सीमित है। वो अपने अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ की जॉब्स जो हैं, जितने भी इमिग्रेंट्स आके वहाँ की जॉब्स लेते हैं वो सोच रहे हैं कि अमेरिका को ही मिले। और उनका एक डिसीजन जो था कि उन्होंने 138 कंट्री से अपनी सेना वापस बुलाई थी, तो उनकी ये सोच है कि कहीं ना कहीं जो हम बाहर की कंट्रीज अपने सैनिक मरवा रहे हैं, क्यों ना हम उन्हें अपने कंट्रीज मिलाकर रखें और मतलब उनके बारे में सोचे। तो ट्रंप की नीति कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए सही है, और ये किसी भी पीएम की मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की ड्यूटी होती है अपनी कंट्री के बारे में सबसे पहले सोचे। मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि पिछले 3.25 साल में मोदी जी ने जो किया है वो आपको कितना पसंद आया? सर पहले मैं अमेठी से हूं तो पहले राहुल गांधी के बारे में बात करूं। हाँ बिल्कुल करिए। मेरे घर के सामने एक रेलवे ट्रैक है, वहां पे ब्रेस्ट 2 डेथ्स हर साल होती हैं। 3 साल पहले राहुल गांधी ने एक बोर्ड लगाया, सब कुछ बजट सब लगा दिया, लेकिन आज तक वो बना नहीं। सर जो व्यक्ति सर देश के बात करता है कि वो पूरे कंट्री की डेवलपमेंट की स्कीम की बात करता है, अगर वो अमेठी की डेवलपमेंट की स्कीम नहीं दिखा पा रहा है तो वर्ल्ड की क्या, पूरी कंट्री की क्या दिखाएगा? सबसे पहला। चलिए मिश्रा जी से सवाल का जवाब ले ले। मिश्रा जी, ऑफ हैंड बिल्कुल चुना है बच्चे को, मुझे नहीं पता था वो अमेठी से, आपसे जवाब की गुजारिश है। देखिए दीपक जी, ये पर्टिकुलर जो बात कर रहे हैं उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये मैं जानकारी आपको बता सकता हूं, और आपको भी पता होगा कि अमेठी और रायबरेली में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पानी, बिजली, सबकी हालत बद से बदतर हुई है। जी नहीं दीपक जी, अमेठी की कनेक्टिविटी पूरे देश से बहुत बेहतरीन है, चाहे वो रेलवे से हो चाहे वो सड़क से हो। और दूसरी बात आपको बता दूं, रेलवे कोच फैक्ट्री, अभी हम ये बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रपोज्ड है अमेठी में। 10 साल में तो सब बन जाना चाहिए था। 2004 से 2014 तक सत्ता में थे ना। रेल कोच फैक्ट्री के लिए जमीन देने से स्टेट गवर्नमेंट ने इनकार किया था। फिर झगड़े पे आ गए। दीपक जी, जो चीजें हैं वो हैं। हमने राहुल गांधी का वो विजन है जो उन्होंने इस कांग्रेस ने और राहुल जी ने इस देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया, जो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जो है आज तक की स्कीम है। इतने लोगों को कोई भूखा न सोए, इसके लिए हमने आरटीआई लाया, ट्रांसपेरेंसी के लिए। हमने आरटीआई के साथ विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल लाया, इसलिए कि जो लोग समाज में ये काम कर रहे हैं 90% लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे और जानते भी ना होंगे। इसीलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कह रहा हूं ना, ये लोग ये तक नहीं जानते कि ट्रंप की नीतियों ने आज भारतीय लोगों को वहां सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया है। वहां पर जो लोग जा रहे हैं
उनके साथ वीजा नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि अगर वो अभी ट्रंप की बात हो रही थी इसलिए किया जा रहा है। जो मोदी जी अमेरिकावादी नीतियों, हम लोग मोदी के पूंजीवाद के खिलाफ आज समाजवाद के साथ। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, लेकिन एक लाइन में खत्म करना चाहूंगा आपकी बात को समाप्त। मुझे बहस को आगे भी बढ़ाना है कि जो शुरुआत होती है ना वो अपने घर से होती है। हम सुधरते हैं तो घर सुधरता है। अगर राहुल गांधी अमेठी को सुधार लेते तो देश अपने आप सुधर जाता। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ से कौन स्टूडेंट? हाँ, आपका सवाल बाकी है, आपने सिर्फ राय दी थी, आपका सवाल बाकी है। सर, आप कह रहे हैं कि अमेठी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, पूरी कंट्री से कनेक्ट किया है। मैं आपको बोल रहा हूँ कभी अपनी कार लेके बाईपास पे जाइए, और अगर आपने पूरा बाईपास आप मुझे एक बात बता दीजिए दीपक जी, सबसे पहली बात ये चलिए अमेठी का विषय नहीं है, चलिए खाली अमेठी पे बात कर रहे हैं तो बुला लूं। देखिए बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि आप कुछ भी बोलेंगे नहीं दीपक जी, अगला कुछ भी बोलेगा। अरे बच्चा है सर, उसका कोई पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं, बच्चा है। हर बात को पॉलिटिकली मत तोलिए, हर बात को पॉलिटिकली मत तोलिए। सर, मेरा सवाल सारी पार्टी से है। हर पार्टी माँ देवी, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती की पूजा करती है। हर पार्टी बात करती है नारी शक्तिकरण, महिला सुरक्षा, बराबरी के हक की। लेकिन अभी जो यूपी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो परसेंटेज है महिलाओं को टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मेल्स के मुकाबले काफी कम है। मतलब बिल्कुल कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, रेशियो काफी कम है। तो क्या किसी पार्टी ने, जिन्होंने इतने बड़े बड़े अपने घोषणा पत्रों में महिलाओं की बात करी है, उनको कोई महिला या परसेंटेज इतना कम होने का रीजन क्या है सारी पार्टी से? चलिए गणेश जी। मैडम, आप समाजवादी पार्टी के मंचों से समाजवादी पार्टी की नीतियों को, महिला सशक्तिकरण की बात आपने ही शुरू की थी और जनता को आपने ही संबोधन किया था। महिलाओं की भागीदारी की बात है, महिला सम्मान की बात है, महिला के हक की बात है। हम लोहिया के लोग हैं, माननीय लोहिया जी ने नारी की सुरक्षा की भी बात उन्होंने किया था। और हमारे आदरणीय लोहिया के लोग तो कांग्रेस के लोग हो गए नहीं। अब सर हम समाजवादी विचारधारा सांप्रदायिक शक्तियों से दीपक जी पोषक रही है, लेकिन समाजवादी और सांप्रदायिक ताकतों को सख्त तौर पर ये भी बता दूं आपको मैं, सांप्रदायिक ताकतों को आपको बता दूं सबसे पहले बताने के लिए मैंने गठबंधन करके उत्तर प्रदेश को हमने विकास रास्ते पर ले जाने के लिए भाई ये लोग मजबूरी में एक हुए हैं। अब उसको मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जो हम बोलते हैं उसके कारण। चलिए आपसे टूटने से बचाने के लिए प्रेसिडेंट खुद महिला है और सालों तक उन्होंने सफलतापूर्वक न केवल पार्टी चलाई है, पार्टी को सत्ता तक 2-2 बार केंद्र पे लाई और कईयों बार राज्य में। उसके बाद भी इतनी कम महिला कांग्रेस में क्यों? महिलाओं पे मैं दीपक भाई बोल दूं क्या? दीपक जी एक मिनट दीपक जी, मैं आपकी बात का 2 तरीके से जवाब देना चाहूंगा। पहली चीज, हमारी पार्टी में महिला प्रेसिडेंट भी हैं। हमने सबसे पहली महिला स्पीकर इस देश को दी है। हमने महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ महिला रही हैं। शीला दीक्षित जी 15 साल तक दिल्ली को उन्होंने गवर्न किया और दिल्ली को आज जो पूरे विश्व मानक पर खड़ा शहर है वो दिल्ली है शीला जी के कारण। अब कम से कम वो लोग तो ये बातें न करें जिन्होंने अपनी पत्नी को ही दर्जा न दिया हो। तो वो यशोदाबेन जगह जगह पूछ रही है। व्यक्तिगत कल्चर है। और दूसरी चीज व्यक्तिगत नहीं, मैंने चलिए व्यक्तिगत छोड़ दीजिए। मैं मोदी जी पे एक शेर और कहना चाहता हूँ, जो इस शहर की जनता और इस प्रदेश और देश की जनता सोच रही है कि राह में रहजन मिला रहबर के भेष में, पहचान दे गया है वो मुझे लूटने के बाद। आप इस पूरे देश को ये नोटबंदी की अभी बढ़ाई कर रहे थे, जो काला धन, जो आतंकवाद, जो डुप्लीकेट नोट्स, फेक करेंसी, इन तीनों चीजों पर ये विफल रहे। न काला धन आया न कुछ आया और देश की इकोनॉमी की रीढ़ टूट गई। ठीक है शंकर गिरी साहब, आप कहना चाहते थे कि आपने महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं? सब अगल बगल का पूर्वांचल का 5-7 जिला अगल बगल का देख लीजिए। अगल बगल के जिले में हमने 3 टिकट दिया है। हमारे यहाँ टोटल 48 महिलाओं ने टिकट मांगा, 32 महिलाओं को हमने टिकट दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि नंबर 1 भाई साहब। दूसरा दीपक भाई आप उठा के देख लीजिए कि क्या स्थिति है महिलाओं का आज उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रतिदिन एक हत्या महिला का या बलात्कार हो जाता है और यही कांग्रेस के मित्र अभी तक कहते थे 27 साल यूपी में हाल, आज उनके साथ खड़े हो गए और कहते हैं कि महिला शीला दीक्षित 15 साल थी। अरे उस महिला को तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बेइज्जत किया। पहले उसको मुख्यमंत्री घोषित किया,
लखनऊ में रोड शो कराया और बाद में अखिलेश के आगे सिलेंडर होकर उसको दिल्ली वापस भेज दिया। ये बात करेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग। भाई नहीं बोला था, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी, के साथ मेरी बात अभी पूरी दीपक भाई नहीं हुई। समझौता नहीं किया। देखिए, मेरा बनारस में हम लोग बात रखते हैं और बात सही होना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि आप पूरी सरकार को देख लीजिए, अगर मुलायम सिंह जी अखिलेश भाई आपस में न लड़ते तो क्या इस मजबूरी का गठबंधन होता? कल बाप बेटा एक हो जाएंगे, ये फिर बाहर कर दिए जाएंगे। चलिए मौर्य साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी की सुप्रीमो ही बहन मायावती हैं। जी सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि बहन जी अब क्यों कह रही हैं कि अब मैं पार्क नहीं बनवाऊंगी, मूर्ति नहीं बनवाऊंगी, विकास करूंगी? तो जब 5 साल उनको मिले तो उन्होंने पत्थर की मूर्ति लगवाने में क्यों लगा दी है? तब उन्होंने विकास क्यों नहीं किया? सर देखिए, ये विपक्ष के मचाए गए प्रोपेगेंडे हैं। हमने 700 करोड़ रुपए में, मतलब आपने मूर्ति नहीं लगाई? सर एक मिनट सर, हमने 700 करोड़ रुपए में एक पार्क बनाया। तो ये भाजपा के लोग, ये सपा के लोग, ये कांग्रेस के लोग पूरे देश में ढिढोरा पीटे। 700 करोड़ में एक मिनट सर, कम लग सकते थे सर एक मिनट। लेकिन यही भाजपा के लोग 36,000 करोड़ में एक व्यक्ति की मूर्ति बना रहे हैं। इस पे कोई मीडिया और कोई विपक्ष इस पे हंगामा नहीं कर रहा है। पब्लिक मनी नहीं और खर्च हो रही है पहला उसमें। सर एक मिनट सर, मेरी Public बात money पूरी नहीं होने खर्च हो रही है दीजिए उसमें। सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। उसके बाद हमने जो पार्क भैया आपके बीच में हमने नहीं बोला सर, आप हमारे भाजपा भाई बताएंगे, हमने नहीं बोला बीच में। और उसके बाद हमने जो भी पार्क बनाए हैं, चाहे बनारस की सरजमी पे बनाए, चाहे लखनऊ की सरजमी पे, आप एक टोक्यो के नाम पे देश को लूटे, हमने लखनऊ को टोक्यो वर्षों पूर्व बना के छोड़ दिया उस पार्क और मूर्ति के नाम पर, ठीक है, जिसे आप बदनाम कर रहे हैं। पहला चीज। दूसरा है कि हमने जो पार्क मूर्ति बनाया, उससे जब तक हमारा भारत देश रहेगा तब तक हमारे सरकार को उससे राजस्व मिलेगा, उससे आय मिलेगा, लेकिन 36,000 करोड़ की मूर्ति से कितना मिलेगा ये भी आप पूछ के हमको बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, यहां पर एक बार चलते हैं। एक सेकंड बताइए, आप ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अभी बनारस में सबसे ज्यादा दौड़ रही है? इस समय जो है समाजवादी पार्टी बहुत तेजी से दौड़ रही है। मेरा एक प्रश्न भाजपा के साथी से यह है कि अभी महिला की बात हो रही थी, एक महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हुआ करती थी जो साध्वी उमा भारती जी, उनको इन्होंने ऐसा छटकाया कि आज तक जो है इनके पास कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं मिली। नहीं, इनकी महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है। इनकी महिला मुख्यमंत्री और वही उमा भारती नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार में गंगा साफ करवा रही है। उमा भारती को ऐसा भगाया कि अरे वो गंगा साफ करवा रही मंत्री है, वही भगाया कहाँ? क्या बात करते हैं बताइए। हमारा एक समाजवादी पार्टी से क्वेश्चन है, ये कहे हमने काम किया, तो इनके जो 3 विधानसभा दक्षिणी उत्तरी कैंट, इन्होंने यहाँ कांग्रेस को क्यों दिया? अगर इनका काम बोलता है, इनके पास समाजवादी पार्टी कोई प्रत्याशी नहीं थे क्या इनके पास? चलिए बताइए, ये आपने 3 सीटें कांग्रेस को क्यों दे दी? क्योंकि इस पर आप जीतते नहीं थे, तो आपने लगा कि लड्डू हम ले लेते हैं, करेला इनको दे देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे गठबंधन के शर्तों के तहत जो हमारे सरकार हमारी पार्टी और कांग्रेस के तहत जो है गठबंधन हुआ था, उसमें कुछ शर्तें थी। उन शर्तों के तहत जो उस मानक में आया, हम लोगों ने उस सीटों को उनको देने का काम किया। अच्छा ठीक है, एक मिनट बच्चों के पास एक बार फिर से। मेरा सवाल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है। जब हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं यानी कॉलेजेस की, तो हम हमेशा गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं, लेकिन जब प्राइमरी एजुकेशन पे ये बात आती है तो हम कभी नहीं कहते कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन करवाएंगे, हम हमेशा कहते हैं प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल्स में कराएंगे। ऐसा क्यों? ये एक लार्जर इशू है, इस पर हम फिर बहस करेंगे कभी। यूपी चुनाव से जुड़ा हुआ कोई सवाल है? आगे आइए। जी, मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से है। जी, आपने 2004 से लेकर 2014 तक 10 सालों तक इस देश में अपनी सरकार बनाई, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी की जो सीटों की कमी है वो 250 से घट के 44 सीटों पे आ गई। क्या ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि आपकी लोकप्रियता इस प्रदेश में या फिर इस देश में कम हो गई? तो क्या ये यही कारण है कि आपने सपा के साथ गठबंधन बनाया? यही कारण है क्या? बताइए, जवाब दीजिए मिश्रा जी। देखिए दीपक जी, पहले तो मैं आपसे निवेदन कर दूं, फिर बार बार मिश्रा जी कह रहे हैं, मेरा नाम कमलाकर त्रिपाठी है।
दूसरी चीज त्रिपाठी जी, सॉरी कोई बात नहीं, एक आध वेद मैंने कम कर दिया होगा की बात का काशी तो विद्वानों का शहर है ना, मैं कह रहा हूँ एक आध वेद मैंने कम कर दिया होगा कि काशी विद्वत परिषद, काशी तो विद्वानों का शहर है। जी 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 जी, तो मेरी ना समझी के लिए क्षमा याचना। नहीं, मैंने तो इसीलिए आपसे निवेदन किया। उस बच्चे का जवाब मैं देना चाहूंगा। बेटा, होता यह है कि जब आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन 10 सालों तक एक स्ट्रेटेजिकली आपको डिफेम करने का काम किया जाता है, विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से, विभिन्न चीजों के माध्यम से, और लोगों को ये भ्रम दिलाया जाता है जब कि इससे आने वाला चीज बहुत ज्यादा बेहतर होगा। लोगों को ये भ्रम दिलाया जाता है कि हम 15 लाख रुपया उनके अकाउंट में डाल देंगे, हम युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो उसमें लोगों का भ्रमित होना स्वाभाविक है। और दूसरी चीज, अगर किसी को, अरे मैं उसकी बात का जवाब दे रहा हूं, काला धन होता तो वापस नहीं आ जाता, वापस क्यों नहीं आया, यही तो मैं भी पूछ रहा हूं कि ये न काला धन वापस आता है, आतंकवादियों के यहाँ एक हफ्ते के अंदर नकली नोट पकड़े जाते हैं 2-2 हजार के, जो आम आदमी को भाग रहे। आपने जवाब दे दिया, बताइए। बेसिक चीज ये है। सपा से मेरा प्रश्न है सर, मेरा प्रश्न सपा से है कि आपने कहा विकास नहीं हुआ है, आपके हिसाब से विकास क्या है? क्या वो घाट की जो मरम्मत हुई है वो विकास नहीं होता है? और जो पहल शुरू की उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, आज हम में से हर एक बच्चा बोलता है कि मोदी जी जब स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं तो हम क्यों कूड़ा फैलाएं? मैं इस स्कूल में 5 साल से हूँ, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से इस पहल की शुरुआत की है, तब से हमारा स्कूल भी जाता है और स्वच्छ भारत अभियान में अपना हिस्सा लेता है। क्या ये बात नहीं आती? आप मुझे बताइए गणेश जी। हम बेटा आपके बात का सम्मान करते हैं कि आप काशी को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। जहां समूल काशी की बात है, यहां सनबीम की कैंपस की बात नहीं मैं कर रहा हूं। मैं आपके बात का सम्मान करता हूं कि आपने अपने परिसर में स्वच्छता अभियान में एक आगे का बढ़ के आपने काम किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपको मेरे विद्यालय परिवार को बधाई देता हूं। लेकिन काशी की सड़कों की बात करें, काशी के घाटों की बात करें, गंगा की बात करें, जाके देख ले, गंगा के किनारे गंगा के जल को उठा के देख ले, और काशी की सड़कों पर देख ले कूड़े की क्या आपको दिखाई देगा। बेटा उस बच्चे का कहना यह है कि जनता साफ कर रही है, सफा वाले उसको बर्बाद कर रहे हैं। आखिरी चीज ये है, भाई समझ नहीं पा रहे, पूरा योगदान दिया है, मैं काशी में पूरा योगदान दिया हूँ। क्या 70-60 साल में भारत की जनता इतनी भी अशिक्षित है कि वो आप लोगों की झूठी बातों में आ जाएगी? आपने बोला भ्रमित है, क्या 2 करोड़ हम नौकरी दे देंगे, ये दे देंगे, हम इतना जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। विकास काम बोलता है, कहीं ना कहीं आप ही इसके लिए जिम्मेदार है कि इतने सालों में आपने इतना भी शिक्षित नहीं किया भारत की जनता को। आप जवाब दीजिए, बताइए। नहीं, मैं उनका पूरा क्वेश्चन सुन नहीं पाया। नहीं, वो कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि जनता भ्रमित हो गई, तो उनका कहना है कि क्या जनता इतनी भ्रमित है? एक बात बताइए, को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखता। दीपक जी, माँ सीता जब स्वर्ण मृग जो नहीं होते उसके लिए भ्रमित हो जाती हैं। माँ सीता के बाद ये रामराज नहीं कलयुग है भैया, रामराज नहीं कलयुग है। सीता माता रो रही, भाजपा के नाम पे सारा पैसा खा गए, मेरे पति के नाम पे। इन्होंने धर्म को राजनीति की वस्तु बना दिया, इन्होंने वो कर दिया है इस पूरे समाज में जो विघटन कर रहे हैं। आईना देखने के बाद परेशान हो रहे हैं मेरे कांग्रेस के मित्र। धर्म की बात तो हम इस समय चुप हैं, धर्म का सामने देखता है ये फैला रहे हैं, कहते हैं काम बोलता है। अरे काम नहीं कमलाकर भाई, कांग्रेस का कारनामा बोल रहा है, समाजवादी पार्टी का गुंडा राज बोल रहा है, और 11 तारीख को दिखलाई दे जाएगा। इसी नोट पर काशी से मेरे पास समय इतना ही है किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में। आप तमाम चारों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए, क्योंकि इस इलाके में वोटिंग होना अभी बाकी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएंगे और वोट देंगे, क्योंकि आपका वोट ही प्रजातंत्र की असली ताकत है। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।